नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। इस एक्सप्रेसवे को कल प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया, राष्ट्र को इसको समर्पित किया। लेकिन इसके समर्पण से पहले ही और उसके बाद भी लगातार इसको लेकर तरह-तरह की राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने तो इसको समाजवादी एक्सप्रेसवे का नाम दिया है और कल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि अब उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सरकार ने आंकड़े याद कर लिए होंगे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आंकड़े उनको याद हो गए। कल भी समाजवादी पार्टी ने इस एक्सप्रेसवे पर कोशिश की थी। एक स्थान पर फीता बांधकर उनके एक पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री से पहले इसका फीता काटकर एक तरह से उद्घाटन करने की कोशिश की थी और आज अखिलेश यादव ने इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक अपने विजय रथ की शुरुआत की है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सभी जो 9 जिले हैं उनसे होकर गुजरेगा। तो एक तरह से अखिलेश यादव इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को इतनी जल्दी हुई इस एक्सप्रेसवे को, जबकि ये एक तरह से जो एक्सप्रेसवे के जो मानदंड हैं उनके हिसाब से अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद इसको इसका लोकार्पण कर दिया गया। क्यों बीजेपी ने इतनी इसको लेकर जल्दबाजी मचाई और क्या बीजेपी इसके जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना जो चुनावी समीकरण है उसको किस तरह से साधना चाहती है और क्या उसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बड़ा हथियार के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करेगी। हम बात करेंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो बीजेपी ने दावे किए हैं, इससे न सिर्फ पूर्वांचल का आर्थिक विकास होगा बल्कि जो देश को एक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है, उसमें भी इससे बहुत बड़ा मदद मिलेगी, बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। हम बात करेंगे कि आखिर क्या वस्तुस्थिति है, क्यों इस हाईवे को लेकर इतना हाय-तौबा मचाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा और क्या उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे हैं, जो ये कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे जिसने भी बनाया उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई। मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, मायावती की सत्ता में वापसी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, उनकी सत्ता में वापसी नहीं हुई और अब बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही है। तो क्या बीजेपी की भी सत्ता में वापसी नहीं होगी या होगी, इस बात पर भी हम इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, पूर्व आईएएस और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के समाज की हर धड़कन पर, हर नब्ज पर नजर रखने वाले हमारे मित्र एसपी सिंह, और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल। थोड़ी ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा भी जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले सर जी आपसे करना चाहता हूँ। हाँ। ये हम ऐसा है कि जिस नहीं, आप पहले हमने आपने चीजें बताई दी हैं तो मैं शुरू कर दूं इससे पहले कि देखिए, जहां तक इसका सवाल है एक्सप्रेसवे का, सबसे बड़ी बात यह है, आपने सही कहा कि ये एक्सप्रेसवे पहली चीज है कि उद्घाटन तो कर दिया गया है, लोकार्पण नहीं है। इसको मानता मैं, क्योंकि लोकार्पण तो तब होता है जब पब्लिक उस पर चलने लगे। तो अभी वो पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सकता, क्योंकि जो कानून है एक्सप्रेसवेज का, एक्सप्रेसवे में सबसे एसेंशियल चीज है दोनों तरफ एक्सेस बंद होना, यानी कि दोनों तरफ की बैरिकेडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। वो लगभग 50% अभी बाकी है। तो एक्सप्रेसवे तो उसको जब तक ये खोल ही नहीं सकते जब तक ये ना किया जाए, क्योंकि अदरवाइज एक्सीडेंट्स और मौतें इस तरीके से हो जाती हैं कि पता ही नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसकी, जो जहां जहां से गुजर रही, जिन जिन जिलों से, जिन जिन शहरों से, तो वहां की हर एक जगह कनेक्टिंग रोड्स होती हैं। उस सिवाय एक जगह के और कहीं कनेक्टिंग रोड नहीं बनी है। तो अगर आप अभी लखनऊ से चढ़ेंगे तो सीधे गाजीपुर उतरेंगे। तो ये इस तरह की आनंद फानंद में जो किया गया है वो जाहिर है, क्लियर है कि इलेक्शंस की, मार्च में जो इलेक्शन है उसकी वजह से जल्दीबाजी हुई है, किया गया है। ठीक है, जायज है, ये भी बात जायज है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह करती है।
कि अपने दिखाने के शोकेस करने के लिए, और योगी आदित्यनाथ के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके नाम पे कोई ठोस डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम अभी तक उनके नाम पे नहीं तैयार हुआ था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है इसको बहुत बड़ा वो डिस्क्राइब किया कि किस तरह योगी आदित्यनाथ की रफ्तार, डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे कारगर होगा। और ये जिस स्केल पे किया गया गोविंद, ये बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि इसमें इसको ये जो टिपिकल बीजेपी की आदत है, हर चीज को इवेंट, इतनी बड़ी इवेंट बना देना, और प्रधानमंत्री ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जैसे कोई नई चीज बन रही हो, पहली बार एक्सप्रेसवे बन रहा हो, पहली बार कोई एयरफोर्स का हवाई जहाज वहां पे लैंड और टेक ऑफ कर रहा हो, पहली बार एयरफोर्स का एयर शो हो रहा हो। आज भी लोग भूल जाते हैं, ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट, लोग भूल जाते हैं। इसमें एक चीज जरूर नई हुई है कि प्रधानमंत्री खुद उस पे लैंड करे हैं एक एयरफोर्स के जहाज में। ये एक नई बात है, हिंदुस्तान में शायद पहले, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। एक्सप्रेसवेज बहुत बने हैं, और यूपी में भी जो पहला एक्सप्रेसवे बना था, जो सेकंड एक्सप्रेसवे बना था जो अखिलेश यादव के टाइम में, लखनऊ से आगरा का 301 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, एयरफोर्स के जहाज उस दिन भी मिराज और सुखोय उड़ाए गए थे। क्योंकि, और ये कोई नायाब चीज नहीं है, ये पिछले कुछ सालों में ये एक कानून बना, सरकार ने एक पॉलिसी बना दी है कि कोई भी एक्सप्रेसवे जो देश में बनेगा उसमें इस तरीके की फैसिलिटी 3 से लेकर 5 किलोमीटर का स्ट्रेच एक बनाया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स लैंड कर सकें या टेक ऑफ कर सकें इमरजेंसी के टाइम पे। उसमें इससे नहीं ताल्लुक है कि बॉर्डर से कितनी दूर है या ये है, कुछ लोग ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हो, क्योंकि अगर मेन एयर बेस अटैक हो गया है तो आपको ऑल्टरनेट फैसिलिटी चाहिए होगी उड़ाने के लिए, तो वो बनाया गया है। तो इसमें कोई ऐसी नायाब चीज नहीं जितना ज्यादा हाइप करके दिखाया गया। और वो आदत है भाई इस खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री की, कि हर चीज को बहुत बड़ा इवेंट बनाते हैं। फिर उसमें चर्चा जो चल रही है, देखिए, कि दुरुपयोग ऑफ सरकारी मशीनरी, इसकी बड़ी ऑपोजिशन वाले बहुत बात कर रहे हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस जो भी ऑपोजिशन पार्टी कह रही है वो खुद भी ये करते रहे हैं कि राजनीतिक मामले को इस्तेमाल, वो सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक मामले के लिए, वो इसमें भी हुआ है। और जिस तरह से बसेस ये जो अरेंजमेंट करे गए हैं, तो कहने को 2000 बसेस हैं ये, तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सप्रेसवे एक अच्छी चीज है, एक्सप्रेसवे अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट, कि ये जो एक कहानी बनाई जाती है कि सब एक्सप्रेसवे से पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी उन 9 जिलों की, हम देख चुके हैं। लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे बना था, 5 साल में वहां की इकोनॉमी, उस इलाके में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम की चीज अभी तक नहीं हुई है। और एक्सप्रेस वे में भी चलने वाले जो लोग हैं वो हमारे आपके जैसे प्रिविलेज लोग हैं, आम आदमी उस पर नहीं चल पाता है, क्योंकि टोल टैक्स सरकार बहुत जबरदस्त हैवी लगाती है। हाँ बिल्कुल, टैक्स ज़्यादा होते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे में भी हमने देखा, यमुना एक्सप्रेसवे में भी हमने देखा। और जहाँ तक उद्योग लगाने की बात है, हमने ये भी देखा कि यमुना एक्सप्रेसवे, जिसमें जेपी के द्वारा बड़े पैमाने पर उनको ज़मीन भी दी गई थी, और ये था कि वो बहुत कायाकल्प उस इलाके का हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के थोड़े से इलाके के आगे वो विकास नहीं पहुँच पाया है। तो इस एक्सप्रेसवे से भी विकास कब आएगा, कब इससे पूर्वांचल में वो पहुंचेगा, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन अगर एक एक्सप्रेसवे की जरूरत के हिसाब से देखा जाए, ये ठीक है कि अभी वो पूरी तरह से उसका इस्तेमाल के वो लायक नहीं है। एक्सप्रेसवे उसको अभी कहा नहीं जा सकता, उसमें भी कुछ महीनों का वक्त लग सकता है, हो सकता है चुनाव के बाद वो पूरा हो पाए। और लेकिन जो एक उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दूर दराज के इलाके हैं, उनको राजधानी लखनऊ से जोड़ना, और फिर इसके जरिए जो यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे है, सीधे दिल्ली तक जोड़ने का जो प्रयास है, इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? एसपी सिंह साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब आगरा एक्सप्रेसवे बना था उस पर भी आपकी बहुत बारीक नजर थी, और इस हाईवे पर भी, इस एक्सप्रेसवे पर भी आपकी नजर है। विकास के लिहाज से इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। वो एक्सप्रेसवे सोने की परत वाला था, इसको मैं कहता हूँ प्लेटिनम की परत वाला। भाई वो बना था
38 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, ये बना है 66 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, 4-5 साल का डिफरेंस है, प्राइस का एस्केलेशन हुआ मानता हूं मैं, लेकिन वो 11,500 करोड़ रुपए जो यूपीडा के साइट पे दिखाया और जो अखबारों में दिखा है वो 13,500 करोड़ रुपए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। और ये जो एक्सप्रेस वे बना है पूर्वांचल का, ये बना है 21,500 करोड़ का। और अगर मिंट अखबार की माने, जो अखबार छप रहा है कि इसकी लागत 30,000 करोड़ तक जाएगी फिनिश होने पे। तो अनुमान लगा सकते हैं आप कितना पैसा लगा इसमें। पैसा लगने के, देखिए कोई भी एसेट क्रिएट होता है, सोशल एसेट, तो उसकी उपयोगिता तो होती है, आज नहीं तो 100 साल बाद होगी। ये मान के चलिए कि भाई ठीक है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विकास के लिए ये कहना कि लाइफलाइन बन जाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान पोजीशन ये है कि बहुत महंगा बना है और इंडियन रोड कांग्रेस के जो पैरामीटर्स हैं एक्सप्रेसवे के, उन पे कन्वीनियंटली उनको कंप्रोमाइज कर लिया गया है ताकि कॉस्ट का रिडक्शन हो सके। और ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से 650 करोड़ रुपए बचा लिए हमने। देखिए सरकार जो है ना, वो उल्टी भी मेरी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों चीज करती है ना, जानते हैं सरकार को, सभी सरकारें करती हैं, कोई नई बात नहीं है ये। देखिए इस सरकार में जो ये 650 करोड़ रुपए बचाने की बात कर रहे हैं, ये है एस्टिमेटेड कॉस्ट से। तो एस्टिमेट भी आप ही ने बनाया, आप उसको आप ही ने बनाया एस्टिमेट, उससे कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, और कॉस्ट तो आप मेरे सामने रखी हुई है। मैंने जो एनालिसिस किया और मैंने यूपीडा के साइट से लिया है, साइट से यूपीडा के लिया है कि भाई एक जो 302 किलोमीटर का जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उसकी लागत जो दिखाई है यूपीडा के साइट ने 11,526 करोड़ रुपए। और ये 340 का जो पूर्वांचल बना है किलोमीटर का, इसकी बताइए 22,494 करोड़ रुपए। आप निकाल लीजिए पर किलोमीटर, पर किलोमीटर कॉस्ट निकाल लीजिए। एक का 66 है, एक का 38 है, हमें लगभग डबल है पूर्वांचल का। और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपकी सब जानकारी में ही है। और देखिए इसको फिर हम देख रहे हैं कि भाई उपयोगिता की बात बाद में आता हूं मैं, इसको देख रहे हैं पैरामीटर के हिसाब से। इसमें 11 एग्जिट्स है, 11 एग्जिट्स का मतलब है गाय भैंस बकरी सब हर क्षेत्रों से घुसेंगी इसमें। और इसमें केवल 3 पूर्वांचल के जिले हैं, जो अब आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। बाकी की जो 6 जिले हैं वो अवध क्षेत्र के हैं, वो एक्चुअली पूर्वांचल नहीं है, इट्स नॉट रियली पूर्वांचल। और तीनों जिलों में एक एग्जिट है एक्चुअली। तो अब एक एग्जिट जो गाजीपुर के पास है, तो आप मानिए कितनी मंडियों का सामान आएगा, किसान कितना सामान लेके आएगा। और छोटी गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले तो खैर चलने की सोच नहीं सकते। आल्टो वाला सोचे कि मैं इस पे आ जाऊंगा, 1,000 रुपए का टोल टैक्स भरूंगा, और 1,000 रुपए का टोल टैक्स का मतलब हो गया कि करीब 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स हो गया। और डीजल कॉस्ट अगर लगाएंगे आप तो 8 से 9 रुपए प्रति किलोमीटर डीजल हो गया। तो कोई 10 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर के कॉस्ट को वहन करके इस पे चलेगा। कोई ताजमहल तो इसमें जाएगा नहीं वहां पे। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ताजमहल देखने जाएगा नहीं, कोई टूरिज्म का तो स्कोप वहां है नहीं ना, कोई इन जिलों में टूरिज्म का स्कोप है, भागेगा। हाँ, नेताओं की गाड़ियां चलेंगी, बड़ी गाड़ियां जो चलेंगी। हमारी आपकी गाड़ियां भी चल सकती है कभी कभी, अगर जाना होगा कोर्ट के लिए, मुझे जाना है बलिया, तो मेरे लिए तो सुखद हो गया तो मुझे कोर्ट के लिए बलिया जाना पड़ेगा, तो मुझे आसान हो जाएगा बहुत। 4 घंटे पहुंच जाऊंगा, 12 घंटे पहुंचा था। तो अब कितना दौड़ना पड़ेगा वो तो ये सरकार जाने कितना दौड़ाएगी। तो इश्यू ये है, मुद्दा ये है कि देखिए हम लोग जब, देखिए मैं वर्ल्ड बैंक के लिए मैंने काम किया है, हम लोग जब एसेट्स का, जो सोशल एसेट्स है, उनको देखते हैं, उनका इंपॉर्टेंस देखते हैं, उनका सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है वो देखते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका सोशल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको SROI कहते हैं। तो तीनों जो एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बने हैं, इनका नेगेटिव है। जो इकोनॉमिस्ट आने वाले प्रोफेसर साहब बताएंगे आपको, तीनों का सोशल रेट ऑफ रिटर्न जो नेगेटिव है, कितना ही टोल वसूल लेंगे, रिटर्न नहीं आएगा इसका। और देखिए ये जो एक्सप्रेस वे बना है, बैंक की कंसोर्शियम से पैसा लिए गए, बहुत महंगा पैसा लिया इन्होंने, इसका रिपेमेंट ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कंपेयर करें कॉस्ट का दोनों के साथ में, और भ्रष्टाचार का कंपेरिजन अगर करेंगे, देखो भ्रष्टाचार तो भाई पैसा तो खाया ही जाता है बड़े एसेट्स में। मेनली ऐसे एसेट्स क्रिएट करने में मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि थोड़ा गोलमाल करके पैसा खा लिया जाए, एसेट्स बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, इसका सब जानते हैं, इसको कैसी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए अगर माने कि भाई अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में पैसा खाया गया है एसेट्स, तो इसमें तो हाइड्रोजन बम फट जाएगा अगर जांच होगी तो, और खुदाल कोई खोदेगा तो इसको तो इसलिए वो तो बाद का इश्यू है कि अगर सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, फिर जांच होगी इसमें, तो गुजरात की कंपनियां कहाँ से आ गई, ये इतना महंगा क्यों बना,
इतना कन्वीनियंटली इसके जो पैरामीटर्स हैं, मेरिडियन वगैरह कंप्रोमाइज कर लिए गए, वो सब बात के इशू है। वो तो हम जैसे लोग छोड़ेंगे नहीं पीछा, वो तो जब तक ये हम लोग तो देखेंगे ना उसको कि नबनी साइकिल का एक्सप्रेस वे और नबनी समस्ती का एक्सप्रेस वे क्या ये सही है? ये बताइए, क्या ये सही है कि इसमें कुछ बीजेपी के कुछ नेताओं के किसी रिश्तेदार को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? मैंने तो आगरा के मेयर के भाई की बात आई है कि आगरा के मेयर के भाई, भाई उनका तो कोई एक्सप्रेस ऐसे नहीं है जिसमें उन मेयर साहब के भाई और उनका कॉन्ट्रैक्ट ना रहा हो। तीनों में रहा है उनका, तो ऐसा तो नहीं एक ही में रहा हो उनका। नहीं अगर उस पार्टी लाइन नहीं, देखिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है और बड़ा इस बिजनेस का खिलाड़ी है तो उसको हक भी है, और मेयर का भाई होना, अगर उसने तीनों सरकार में लिया है तो निश्चित तौर पर उसकी योग्यता के जो मानदंड है उसमें वो खरा उतरता होगा। ये नहीं, आगरा एक्सप्रेसवे में तो नहीं लिया गया है, क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे 5 प्रोफेशनल कंपनीज को दिया गया था। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो यहाँ पर बात आई, एसपी सिंह साहब ने एक बात कही कि इस तरह के जो बड़े निर्माण कार्य हैं, इनका जो समाज को इनके जरिए क्या लाभ होना है, इसका जो आंकड़ा है वो, अगर हम अभी उत्तर प्रदेश में बने तमाम जो बाकी के 2 एक्सप्रेसवे हैं उनका भी देखें तो वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि इससे बहुत अधिक आर्थिक विकास होगा। पूर्वांचल की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली जो खास तौर पर आजमगढ़ की मिट्टी और मऊ के दरी का कालीन, इस तरह के जो उद्योग हैं उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा, बड़ा रास्ता मिलेगा, पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था इससे बदलेगी। आप कितना सहमत हैं इस तर्क से? देखिए, जहां तक बात है कि आगरा एक्सप्रेसवे जो अब तक हमारे सामने एक मॉडल है, यमुना एक्सप्रेसवे को मैं बहुत बड़ा मॉडल इसलिए नहीं मानता हूं कि वो दिल्ली के क्राउड को कैटर, बिल्कुल, तो वो एक अलग मॉडल है। आगरा एक्सप्रेसवे को ले मैं चलता हूं तो नीड, मैं नहीं कहता हूं नीड नहीं है, हाँ यूटिलिटी के लिहाज से जो उसके लॉजिस्टिक्स डेवलप होने चाहिए अभी इंडिया में उस रूप में डेवलप नहीं हो पाए। और लॉजिस्टिक्स क्या है कि वहां पर मान लीजिए कोल्ड चेन की बात है तो कोल्ड चेन होना चाहिए। देखिए, कोई आदमी ट्रक पर सामान लेकर के कहीं दूर से नहीं चढ़ता है, उसका होता क्या है कि इस तरह की, इसीलिए लैंड जाती है, और जिसको हम कह सकते हैं कि एक लिंकेज इफेक्ट को डेवलप करना, और लिंकेज इफेक्ट डेवलप करना एक अगला एक जो है इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके साथ में। दूसरी जहां तक बात रही कि इसका कॉस्ट ज्यादा है और ये जिले इसमें पूर्वांचल में नहीं आते हैं, जिस जिलों की आप बात कर रहे हैं, अवध के जिलों की, मैं वहीं से आता हूं, वहां की बदहाली हो या जहां की पूर्वांचल जिनको आप मानते हैं उनकी बात करें, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। वो कुछ भी लगे कि अवध का, लेकिन है तो वो पूर्वांचल ही। अगर आप हमें देखते हैं रीजनल वाइज, उसमें देखते हैं वो पूर्वांचल आता है, और पूर्वांचल का आप पूरा उठा करके देखिए, रायबरेली के आगे से जैसे ही चलते हैं आप पूर्वांचल में एंटर कर जाते हैं। उसी प्रकार से सुल्तानपुर अमेठी वो पूर्वांचल में आ जाता है। वो एक अलग नरेशन है कि हम उसको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को हम अपनी तरफ से माने, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें। वहां पर आवश्यकता तो है, नो डाउट एक्सप्रेसवे की आवश्यकता है, खासतौर पर आज के युग में, और जिस तरह की चीजें हैं उसमें अगर हम एक्सप्रेसवे को बाकी से लिंक करें, और इसके लिंकेज इफेक्ट जो कुछ मुझे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, वो ये अच्छा लगा कि थोड़े थोड़े इसको लिंक रोड देना है, हमारी पूरी कनेक्टिविटी हो जाती है। उधर जो लिंक रोड उन्होंने गोरखपुर के लिए लिंक एक्सप्रेसवे दिया है और इधर आजमगढ़ के लिए दिया है, तो कहने का मतलब एक लिंकेज इफेक्ट रोड नेटवर्क के हिसाब से अच्छा निकालने का प्रयास किया है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि इसका इकोनॉमिक रिटर्न। देखिए, इकोनॉमिक रिटर्न के लिए 2-3 चीजें आती हैं, और कम से कम उस तरफ एक डिबेट हो रही है, अच्छी चीज है कि क्योंकि ये डिबेट पहले नहीं हुआ करती थी, तो ये अच्छा है कि हम उस पर डिबेट करें कि इसको हम कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें, और लॉजिस्टिक को डेवलप करना, यानी कि उन सड़कों के किनारे हमें बड़े, देखिए वहां पर अगर आप सोचे चाय के ढाबे चलेंगे, वो नहीं चलेंगे, वहां पर छोटी छोटी दुकानें चलेंगी, वो नहीं चलेंगे, वो तो एक लंबा जो है एक लॉजिस्टिक्स की बात है, उसको चलेंगे। इसमें एक चीज और जो मैं अभी स्टडी नहीं कर पाया हूं, और इस पर अभी कोई स्टडी हुई भी नहीं हिंदुस्तान में अब तक, एक्सप्रेसवे की क्या यूटिलिटी है, कैसे उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, अभी हिंदुस्तान के किसी प्रांत में इस प्रकार की स्टडी बनी नहीं।
जो मैं कहना चाह रहा था कि जो फ्रेट कॉरिडोर है और एक्सप्रेसवे को लिंक करने का क्या प्रोविजन है और क्या आगे की योजना है, मैंने अभी उसकी स्टडी नहीं की है, ना मैं उसको समझ पाया हूं, क्योंकि दोनों एक महत्वाकांक्षा परियोजना है फास्ट मूवमेंट के लिए, और खास तौर पर यदि किसानों के आमदनी बढ़ाना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना है, तो उनको करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक होता क्या, दिल्ली का आदमी अगर पूर्वांचल कह दीजिए तो दिल्ली में उसको पसीना आने लगता। अब कम से कम वो स्थिति नहीं है, चाहे एंटरप्रेन्योर हो चाहे किसी और एमएसएमई का आदमी हो, उसको वो पसीना नहीं आना है। बाकी की चीजें जैसे जैसे होगा, मुझे लगता है विजडम डॉन्स व्हेन देयर इज ए राइट। बिल्कुल वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन वक्त का इंतजार बीजेपी से नहीं हो सका। चुनाव का वक्त नजदीक था, इसलिए बीजेपी ने आनन फानन में इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया। और जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें जो लोग चलेंगे भी तो उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जो बैरिकेडिंग है साइड की वो 50% हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा समस्या ये है कि कोई पेट्रोल पंप तैयार नहीं है। अगर रास्ते में आपको कोई समस्या हो जाती है 441 किलोमीटर में, तो कोई सहारा नहीं है। 341। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं ये अपनी जगह है। अतुल जी, आप किस रूप में देखते हैं सरकार की इस जल्दबाजी को, इस लोकार्पण की जल्दबाजी को? गोविंद, अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने भी जल्दबाजी करी थी। चुनाव से 3 महीने पहले उन्होंने टेंडर्स इशू कर दिए थे और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पट्टी लगा दी थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन परिणाम वो नहीं मिला जो अपेक्षित था उनके लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वही परिणाम बीजेपी के लिए आए अगर लोगों को तुरंत उसके फायदे नहीं मिलते हैं। अब जैसे एसपी सिंह साहब ने कहा कि भाई जो वहां पर गरीब चलेगा या किसान चलेगा वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा टोल टैक्स। आपने कहा कि वहां पर पेट्रोल पंप नहीं है, अभी चाय का ढाबा तो लग ही नहीं सकता, चाय का भी कोई प्रावधान नहीं है कि हम यहाँ रुक करके चाय पी लें। जी। तो उसका इस्तेमाल तो अभी हो नहीं पाएगा। और आगे चल करके जो एक आशंका है वो इस बात की है कि पेट्रोल और डीजल का दाम और बढ़ेगा। ये जो कम किया गया है ये तो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कम हुआ है, और जी। अगर वो और बढ़ता है तो हम लोग के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको याद हो तो जो नोएडा का टोल था उसको लेकर के कितना प्रदर्शन हुआ था, किसानों को कितनी असुविधा होती थी, सब कुछ। तो उससे फायदा हमको इमीडिएटली तो कोई नहीं मिलेगा ना, चाहे वो ओडीओपी प्रोडक्ट हो, चाहे किसान को अपना सामान ले जाना हो, या जैसे प्रोफेसर अग्रवाल कह रहे हैं कि भाई दिल्ली और बंबई से अगर किसी को जाना है आजमगढ़ तो उसके लिए अब ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। हमको नहीं लगता है कि इसका इमीडिएट कोई बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और जो स्पॉन्सर्ड क्राउड आया है वो तो ताली बजाएगा ही, और हर सरकार में वो होता है, वो तो हर सरकार में होता है, ज्यादा सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। जी बिल्कुल। शरद जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहता हूँ इस पूरी योजना को लेकर समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया रही है कल से लेकर आज तक, आप उसको किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत हल्की प्रतिक्रिया है, और समाजवादी पार्टी को बजाय ये क्लेम करने के कि हमने समाजवादी पार्टी, अब ये तो समाजवादी एक्सप्रेसवे बनाया था, तो यही बेसिकली ही गलत है, फंडामेंटली गलत है कि आपने अपनी पार्टी का नाम का हिस्सा क्यों जोड़ा उस एक्सप्रेसवे में। ये और आपने ये बात सही है कि आनंद फानन में वो उसकी वो रख दी फाउंडेशन स्टोन। हालांकि अतुल जो कंपेयर कर रहे हैं उस कंपैरिजन से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस कंपैरिजन होता है कंप्लीशन का। तो कंप्लीशन में अखिलेश यादव ने जो एक्सप्रेसवे बनाया था लखनऊ आगरा का, वो कंप्लीट कर दिया था 23 महीने में,
नहीं, कंप्लीट तो वो भी नहीं हुआ था, उसका काम भी योगी सरकार के आने के बाद पूरा हुआ और दोबारा उसका लोकार्पण हुआ था। तो नहीं, लोकार्पण दोबारा क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है कि उनको आदत है हर चीज को अपने क्लेम करने की। पूरा नहीं हुआ था, ये मेरा मानना यही है, पूरा नहीं। मेट्रो भी कंप्लीट थी, ये भी कंप्लीट था, रोका हुआ था उसका मेट्रो भी कंप्लीट नहीं थी, मेट्रो सिर्फ चारबाग। आपको गलतफहमी है, गलतफहमी है। मेट्रो के ट्रायल रन हो चुके थे पूरे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मैंडेटरी परमिशन होती है। मुझे पूरी बात बोलने दीजिए, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, लेकिन आप सही बात बोल रहे हैं, जो मुझे मालूम है, जो मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा पुख्ता बता रहा हूँ, मेरे रिकॉर्ड है मेरे पास। एनीवे, बहरहाल चलिए, इसमें डिबेट करने की जरूरत नहीं, टाइम बहुत कम है। पॉइंट ये है कि ये सारे राजनीतिक लोग जो हैं वो एक तरीके की बातें करते हैं। अखिलेश यादव ने कई इस तरीके की बातें करी हैं, हल्की बातें इस दौरान, और बजाय इसके अगर मैं उनकी जगह होता, मैं तो शायद ये क्लेम करता कि हमने 23 महीने में खड़ा कर दिया, आपने 56 महीने में खड़ा नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए। ये डिफरेंस है, हमने इतनी कॉस्ट में बनाया, आपने इतनी कॉस्ट में बनाया, जो एसपी सिंह ने पॉइंट आउट किया। बजाय ये कहने के वो बेवकूफी की बात कर रहे हैं कि फीता दिल्ली से आया और कैंची दिल्ली से लखनऊ से आई। तो इस तरीके की बड़ी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि एक बड़ी पार्टी जो मेन पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन पार्टी है, उसका लीडर इतनी हल्की बात करे ऐसे मौके पर जब इलेक्शन पास में है। और बिल्कुल उन्होंने करी है जो वाकई में कंपेरेबल नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ की बराबरी नहीं कर सकते उन चीजों की, और उन चीजों का बिल्ला लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने अपना, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे बिल्कुल सही बात है। एसपी सिंह साहब, ये माना जाता है कि पूर्वांचल पर जिस पार्टी ने राजनीतिक तौर पर अपना बहुमत वहां से हासिल किया, उसको उत्तर प्रदेश में सत्ता मिल जाती है। 160 के करीब सीटें पूर्वांचल में मानी जाती है, और ये माना जाता है कि ये इलाका कब्जा करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उससे सत्ता में रहना है। आपको क्या लगता है, जो बीजेपी की योजना है उसको राजनीतिक तौर पर कितना लाभ पहुंचा सकती है? मुझे नहीं लगता कोई लाभ पहुंचाएगी, मुझे नहीं लगता कोई लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि इसके आसपास करीब 12 सीटें पड़ती हैं, और 12 सीटों में भी आप मान के चलिए कि वैसे तो अगर आप देखें कि भाई चारों तरफ फैली हुई कितनी सीटें, तो 50-55 सीटें हो जाती हैं, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में 28 जिलों में 164 सीटें हैं, और 164 सीटों में से आपको पता है कि जो ओबीसी की हाईएस्ट सीटें हैं, उसके बाद ब्राह्मण है, फिर राजपूत है, और जो ओबीसी की टोटल 101 सीटें हैं, उसमें अधिकांशतः पूर्वांचल से हैं। ब्राह्मणों की जो 58 सीटें हैं, उनमें से अधिकांशतः पूर्वांचल से हैं। तो अब योगी से तो ब्राह्मण भी नाराज है, ओबीसी भी नाराज है, और ये एक्सप्रेसवे कोई ये विकास को दिखाने के लिए बात हो रही है कि भाई उन्होंने ये बनाया, हमने बना दिया, इससे वोट वगैरह मिलेगा और ये होगा, ये तो भाई अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भाई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अब इसको डिनाई कौन कर सकता है कि भाई अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार रहे हैं, फाइटर प्लेन, और चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान को, और फिर कह रहे हो कि भाई हम तो यहाँ चीन को मार डालेंगे। अब चीन की तरफ तो इशारा भी नहीं करते हो, नाम भी नहीं लेते हो आप, जो वहां तो घिघी बन जाती है, लेकिन हर जगह जहां भी होगा पाकिस्तान से बात करते हैं, तो भाई चलो अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपने कहा है कि और क्या राजनीतिक तौर पर तत्काल कोई लाभ इसका शायद नहीं होगा। प्रोफेसर अग्रवाल साहब, राजनीतिक लाभ की बात अलग है, लेकिन क्या सामाजिक लाभ और आर्थिक लाभ आपको लगता है कि जल्द हो पाएगा इससे? बहुत संक्षेप में देखिए, एक कभी कभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका भी एक परसेप्शन होता है। हम यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट्स को अलग रखते हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है, आज इसको चालू किया गया, 3 महीने बाद ये कंप्लीट होता है, वो सबको पता है कि इस तरह की चीजें ऐसे में होता है, लेकिन वो आदमी जो आम वोटर और आम जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है, वो ये कहता है कि साहब हमें जो है, चलो अब ना सही 3 महीने बाद तो मिल जाए। क्या बेनिफिट होगा पॉलिटिकल मुझे नहीं पता, लेकिन उसके इकोनॉमिक बेनिफिट निश्चित तौर पर होने हैं, क्योंकि जहां पूर्वांचल की बात आती है तो पूर्वांचल का एक हमेशा हमने प्रेजेंट किया है, ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ये लोग रहेंगे। और देखिए, अगर वही चीज आगरा, इसको पैराडाइम शिफ्ट के रूप में देखूं तो मैं ये कहूंगा कि जो आगरा एक्सप्रेसवे था, अगर वो पहले उधर बना होता तो उसका बेनिफिट और ज्यादा रियलाइज हुआ होता। अगर हम एक कंपैरेटिव लेकर के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, लेकिन ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग है, इसकी भी आवश्यकता थी, और दोनों के बीच जो टाइम गैप आया, ये टाइम गैप 5 इयर्स का नहीं होना चाहिए था। तो जैसे वहां उस समय सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, तो मेरे ख्याल से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है।
आपको लगता है आर्थिक विकास इससे होगा, लेकिन कब से होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। अतुल जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं समझना चाहता हूँ सिर्फ एक सवाल कि क्या बीजेपी को इससे बड़ा राजनीतिक लाभ हो सकता है? मुझको नहीं लगता है जी, क्योंकि घूम फिर के चुनाव तो हिंदू मुसलमान पे करेगी बीजेपी। ये सही बात है। चुनाव जो होगा वो कम्युनल लाइंस के ऊपर होगा। उसके इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए हैं, जिन्ना वर्सेस अदर्स करके, और कैराना में वो हो रहा है कि जो लोग भागे छोड़ के चले गए थे वो कितने लोग वापस आ गए हैं, वो सब इंक्वायरी चल रही है। तो इशू तो वही रहेगा, डेवलपमेंट जो है वो सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे चुनाव में जो भी उछले उसमें कम से कम नेताओं के लिए अपने भाषणों में उनको बोलने के लिए एक नया विषय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने दे दिया है, चाहे वो विपक्ष हो समाजवादी पार्टी की तरह या फिर वो सत्तारूढ़ बीजेपी हो। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव में इसका जिस भी तरह से इस्तेमाल हो, लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश के पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों के आम आदमी तक पहुंचे, और ये सिर्फ एक बड़ा चुनावी प्रोपेगेंडा बनकर न रह जाए। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराएं, अपने सुझावों से हमको अवगत कराएं, क्योंकि द फ्री प्रेस के जरिए हम एक बेहतर और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।